हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो आप लोग। आज सुपर ट्रिक की सीरीज में हम बच्चों डिस्कस करने वाले हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। हम पूरे पीरियोडिक टेबल में एनालिसिस करेंगे एलिमेंट्स का कि क्या ट्रेंड्स आते हैं, है ना। एस ब्लॉक हो, चाहे पी ब्लॉक हो, चाहे डी ब्लॉक हो। एफ ब्लॉक का हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एफ ब्लॉक में एनसीईआरटी ने खुद डेटा नहीं देख रखा है ना, देखे नहीं रखा है। हम पीरियड में देखने वाले हैं कि क्या ट्रेंड आने वाले हैं, हम ग्रुप में देखने वाले हैं कि क्या ट्रेंड आने वाले हैं। कंसेप्ट के साथ चीजों को समझेंगे और जहां पे कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं आ रहा, इरेगुलर चीजें हैं, तो ट्रिकी वे में उसको याद करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, सुपर ट्रिक की सीरीज में 10 से 15 मिनट का मैं कंसेप्ट लेके आ रहा था, कंसेप्ट के साथ चीजें उसको समझा रहा था, ठीक है। और जहां पे ट्रिक का रिक्वायरमेंट था हम चीजों को याद कर रहे थे ट्रिक के थ्रू। क्लियर है। हाँ, आपको बच्चे 2 टास्क दिया था। पहला टास्क आपको याद है कि नहीं, पहला टास्क क्या दिया था, डेली थ्योरी का रिविजन केमिस्ट्री में बोला था, कर रहे हो ना। दूसरा क्या दिया था मैंने, दूसरा आपको बोला था डेली एक टेस्ट दो, वो भी देना बहुत जरूरी है। और होपफुली आप उन दोनों चीज़ों को कर रहे होगे। क्लियर है। उस पर काम करते रहो, धीरे धीरे नॉलेज बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बढ़िया करोगे एग्जाम में। क्लियर है। और ये हमारा प्यारा सा एकलव्य कोर्स, इसके बारे में आपने सुन चुका होगा, काफ़ी फेमस कोर्स है। 23 जून से ये बच्चों स्टार्ट होने वाला है। क्लियर है। 23 जून से स्टार्ट होने वाला है। अब देखो इस कोर्स की खास बात क्या है, हमने प्रॉपर मेंस का सिलेबस एनालिसिस कर रखा है। बहुत जगह ये प्रॉब्लम होती है कि मेंस और एडवांस में एक मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि पता नहीं होता अक्सर लोगों को, है ना। कुछ चीज़ें मेंस में ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, कुछ चीज़ें एडवांस में ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। तो बिल्कुल ऑथेंटिक एक कोर्स बना है जो कि 6 महीने में होने वाला है। प्रॉपर प्लानिंग से कोर्स चलेगा। एडवांस पे हम फोकस नहीं करेंगे। रीज़न क्या है कि बहुत ही लिमिटेड टाइम में एडवांस करना पॉसिबल नहीं है। तो अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जो भी कजिन्स हैं, उनको इस बारे में आप इन्फॉर्मेशन दो, ठीक है। ये शानदार कोर्स में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। इसमें आपका नॉलेज लेवल काफ़ी इंप्रूव होगा और एग्जाम में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। तो डिस्कस करें आयनाइजेशन एनर्जी। चलो ट्रेंड डिसाइड करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के। चलो एक सेकंड रुकना। हाँ, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, देखो कौन कौन से फैक्टर्स है जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं, है ना। पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा किन चीजों पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। क्लियर है। तो लिख रहा हूं मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ बताओ, यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, यदि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो बताओ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी ना। बात समझ रहे हो। ओवरऑल न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नहीं। और जितना ज्यादा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन पे, उतना ज्यादा आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। क्लियर है फंडा। सेकेंड चीज क्या बोल रहा हूं बच्चों, शील्डिंग बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ेंगे। तो बताओ इलेक्ट्रॉन्स पे रिपल्सन बढ़ रहा है, उतना इजीली आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो, आयनाइजेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट उतना ही कम होगा। क्लियर है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा हूं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी बढ़ेगी, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में दूरी बढ़ेगी, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे। तो बताओ आयनाइजेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट उतना कम होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उतना कम होल्ड में रहेगा। चौथा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर इज बेसिकली क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। पेनिट्रेशन पावर इज बेसिकली क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। तो बताओ यदि मैं एन की वैल्यू फिक्स कर दूं, एनएस, एनपी, एनडी और एनएफ, न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज कौन रहेगा, एनएस रहेगा, देन एनपी, देन एनडी, सबसे कम एनएफ। तो जो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है उसका न्यूक्लियस का प्यार उस पर ज्यादा बरस रहा है और ऐसे जाने देने वाला नहीं है। क्लियर है पॉइंट। अच्छा, यदि यह हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड स्टेबल होगा, सब सेल हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा तो वो हाईली स्टेबल होता है। सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है। क्लियर है। तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट उतना ही ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट उतना ही ज्यादा होगा। चलो ट्रेंड डिसाइड करते हैं, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, है ना। यहां से चलो बताओ, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट उतना ही कम होगा। ये आएगा क्या ट्रेंड। अब देखो यहां पे 4f की पुअर शील्डिंग होती है और 4f की पुअर शील्डिंग होती है तब भी फ्रेंसियम सीजियम के ऊपर नहीं आता, थोड़ा सा ज्यादा एज पर एनसीईआरटी सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी फ्रेंसियम से थोड़ा सा ज्यादा है। क्लियर है। थोड़ा सा ज्यादा, ऑलमोस्ट बराबर ही है। हाँ अब देखो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं
और नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी का डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट उतना ही कम आएगा। लेकिन यहां पे 4f वाला फैक्टर काफी डोमिनेट कर जाता है, तो ऑर्डर क्या हो जाता है, हम क्या बोलते थे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, अब हम बाप को पहले ही रुला देते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर रोए बाप, बस ये याद रख लेना। क्लियर है? तो एस ब्लॉक में समझ में आ गया ट्रेंड। चलो अगली बात करते हैं, कहां पे, हाँ यहां पे देखो, लेंथनम के बाद 4f ऑर्बिटल की फिलिंग होती है। लेंथनम के बाद 4f ऑर्बिटल की फिलिंग होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है लेंथनम का, बताओ क्या होता है, 6s2 5d1, यही होता है कि नहीं। इसके बाद 4f की क्या होती है, फिलिंग होती है। तो यहां पे भाई स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथनम में तो वही ऑर्डर आएगा, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट उतना ही कम आएगा। अब यहां पे देखो एक जनरल ट्रेंड डिसाइड कर रहा हूं, उसमें भी बहुत लोचे हो सकते हैं, कोई आपसे इतना डेप्थ में नहीं पूछने वाला है। क्लियर है? स्कैंडियम, यट्रियम एंड लेंथनम वाले ग्रुप के बाद जो ट्रेंड आता है बच्चों, 5d 4d 3d, ये ट्रेंड आता है। और ये भी जनरल ट्रेंड है, हर जगह फॉलो नहीं होगा, हर जगह फॉलो नहीं होगा। क्लियर है? अब देखो 5d की आयनाइजेशन एनर्जी 4d से ज्यादा क्या होती है, 3d सीरीज है, ये 4d सीरीज है और ये 5d सीरीज है। यहां पे क्या बताओ, यहां पे लेंथनम के बाद 4f में इलेक्ट्रॉन गया होगा, लेंथनम के बाद 4f में इलेक्ट्रॉन गया होगा, लेंथनम के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं उनमें 4f में इलेक्ट्रॉन गया होगा, है कि नहीं। 4f में इलेक्ट्रॉन भरा गया था 14 तक, फिर उसके बाद हैप्टियम में भरना स्टार्ट हुआ था, तो पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन हुई होगी, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। लेकिन 3d की आयनाइजेशन एनर्जी 4d से ज्यादा है, यहां पे तो भाई नॉर्मल फैक्टर कौन सा वाला, नंबर ऑफ शेल वाला फैक्टर, नंबर ऑफ शेल कम होंगी, 3d में तो आयनाइजेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, और यहां पे नंबर ऑफ शेल भले ही ज्यादा था लेकिन पुअर शील्डिंग ऑफ 4f वाला फैक्टर डोमिनेट कर रहा है। क्लियर है बच्चों, नंबर ऑफ शेल वाला यहां पे 3d और 4d में। अब देखो यहां पे भी लोचा है, निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। क्लियर है? आपके हिसाब से सर 5d की सबसे कम होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी, यहां देख के लग रहा है, लेकिन नहीं, ट्रेंड क्या आता है, ये आता है। चलो यहां तो क्या, नंबर ऑफ शेल सबसे कम है, नंबर ऑफ सेल्स क्या है, सबसे कम है, लेकिन बच्चों इसका d10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, यहां पे d10 है, समझ रहे हो, और d10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। ठीक है? और यहां तो भाई 4f की पुअर शील्डिंग वाला, यहां क्या 4f की पुअर शील्डिंग वाला। क्लियर है? तो यहां पे पुअर शील्डिंग ऑफ 4f वाला ही फैक्टर लग रहा है। क्लियर है बात, सारी चीज समझ में आ गई। चलो यहां पे ट्रेंड समझ में आ गए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या डिस्कस करने जा रहा हूं, हाँ यहां पे सर, यहां पे लोचा होता है। तो देखो पहले तो आपको ट्रिक बता देता हूं, क्या करना है आपको, टाइटेनियम को क्रोमियम के पीछे डाल दो, बस 2 स्टेप ध्यान रखना है, टाइटेनियम को क्रोमियम के पीछे डाल दो और Fe और कोबाल्ट को उल्टा कर दो। उल्टा करना मतलब अपोजिट, CO को पहले और Fe को बाद में, है ना। CO और Fe को उठा के कॉपर के पीछे डाल दो, कॉपर के पीछे डाल दो। रीजन क्या है देखो, अभी मैं बता रहा हूं। पहले क्या ऑर्डर आ जाएगा, वेनेडियम, क्रोमियम, देन कौन आ जाएगा, टाइटेनियम, देन आ जाएगा Mn, देन कौन आ जाएगा, निकल, देन आ जाएगा बच्चों कॉपर, उसके बाद कौन आ जाएगा, कोबाल्ट, देन Fe, देन जिंक, ये आ जाएगा ऑर्डर। क्लियर है? रीजन समझा रहा हूं, देखो क्या रीजन है। टाइटेनियम में वेनेडियम और क्रोमियम से आयनाइजेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा क्यों है। क्रोमियम को देखो, देखो अब इस बात को समझो, क्रोमियम के केस में क्या है, ये D5S1 है, क्रोमियम से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, क्रोमियम पॉजिटिव, ये D5 स्टेबल कन्फिग्रेशन बन जाएगा। पहले D5S1 था, अब केवल D5 है, समझ में आ रहा है। और D5 काफी हाईली स्टेबल कन्फिग्रेशन होती है, जिसकी वजह से इजीली, रिलेटिवली आसानी से एनर्जी तो लगेगी, लेकिन थोड़ा टाइटेनियम के कंपैरिजन में कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट आएगा, टाइटेनियम के कंपैरिजन में कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट आएगा, क्योंकि वो सीधे D5 स्टेबल कन्फिग्रेशन में जा रहा है। क्लियर है बात? हाँ। अब देखो वेनेडियम के केस में क्या हुआ, वेनेडियम से आप वेनेडियम पॉजिटिव बना रहे हो, वेनेडियम में क्या हुआ था, देखो वेनेडियम होता था क्या, D3S2। अब यहां पे देखो D के 5 ऑर्बिटल हैं, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने हैं, ऑब्वियसली एनर्जी लगी है निकालने में, एनर्जी लगी है निकालने में, लेकिन आप D3S2 से क्या बनाओगे, V पॉजिटिव बना रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, D3S1 हो जाएगा। जब भी +1 वाला आयन बनाते हो, जब भी +1 वाला आयन बनाते हो तो S का इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है। क्लियर है? +1 वाले आयन में S का इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है, NCERT में साफ लिखा हुआ है ये, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, D4।
देखो एनर्जी लगी ऑब्वियसली V से V पॉजिटिव बनाने में, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कम थे। क्या बोल रहा हूं, सेम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाले एक दूसरे की पोजीशन एक्सचेंज करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, एक्सचेंज एनर्जी। और यहां पे नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू हियर। यहां से इधर आने पे एनर्जी लगी, लेकिन कुछ अमाउंट में रिक्वायरमेंट कम हो गई क्योंकि नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ गए, और नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ गए जिसकी वजह से रिक्वायर्ड एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर है? इसलिए टाइटेनियम को मैंने वेनेडियम और क्रोमियम के पीछे भेज दिया। ठीक है, तो बाकी ऑर्डर ध्यान रख लोगे, है ना। कॉपर भी क्या, कॉपर भी कौन से कन्फिग्रेशन में चला जाएगा बताओ, D10S1 था, D10 आ जाएगा उसका भी। ठीक है, तो इरेगुलर ट्रेंड है। याद करने का तरीका क्या बताया मैंने, टाइटेनियम को वेनेडियम और क्रोमियम के पीछे भेजो, Fe कोबाल्ट को उल्टा करके कॉपर के पीछे भेजो। क्लियर है, याद हो जाएगा ट्रेंड। चलो वैसे यहाँ पे बहुत रेयरली ऐसा पूछा जाता है ना, इस पे भी क्वेश्चन मतलब देखने को मिलते ही नहीं है, बहुत ही रेयर होंगे भी तो। क्लियर है, चलो आगे बात करते हैं। हाँ, अब पी ब्लॉक में जाते हैं। पी ब्लॉक में देखो कैसे याद रखना है, केवल यहां लोचा, बाकी जगह जनरल ट्रेंड है। डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्या होगा, कम होगा। बोलो कम होगा क्या, कम होगा क्या? डाउन द ग्रुप एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम होगा क्या, क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या हो रही है, बढ़ रही है। हाँ, अब यहां पे इसके लिए हम क्या ट्रिक है, बेताल गाय ऑल इंडोनेशिया, बेताल गाय ऑल इंडोनेशिया। रीजन क्या है, यहां पे 4f की पुअर शिल्डिंग है, यहां पे 3d की पुअर शिल्डिंग है, तो ये इसके ऊपर जाएगा। लेकिन थैलियम तक f इलेक्ट्रॉन की भी पुअर शिल्डिंग थी, d की तो चल ही रही थी, इतनी ज्यादा पुअर शिल्डिंग हुई कि जेड इफेक्टिव काफी ज्यादा बढ़ गया, तो ये बोरोन के जस्ट नीचे चला गया। ठीक है, गैलियम एल्यूमिनियम का और इंडियम सबसे नीचे आ गया। तो क्या ट्रिक बोला, बेताल गाय ऑल इंडोनेशिया, ऑल इंडोनेशिया। इस वाले ग्रुप में केवल यहां पे 4f वाला फैक्टर देखना है, पीबी को आप एसएन के ऊपर भेज दो, तो यहां पे क्या आ गया, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम देन पीबी देन एसएन, देन पीबी देन एसएन। क्लियर है, केवल 4f वाला फैक्टर देखना। आगे बढ़े, चलो। हाँ, अब यहां पे देखो, ये है बच्चों हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड है ना, लेकिन ये कौन सा ग्रुप है, ये है आपका बताओ 15th ग्रुप, और ये कौन सा 16th ग्रुप। भाई पीरियड पे जाने पे ग्रुप 15 ग्रुप 16 आयनाइजेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट बढ़ना चाहिए था, पीरियड पे जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, लेकिन हाफ फील्ड वाला लोचा है, हाफ फील्ड डोमिनेट कर रहा है पीरियड वाले फैक्टर पे, लेकिन केवल यहां तक करता है, केवल आर्सेनिक तक ये फैक्टर डोमिनेट करता है। हाफ फील्ड वाला फैक्टर किस पे डोमिनेट कर रहा है, हाफ फील्ड वाला फैक्टर डोमिनेट कर रहा है किस पे बताओ, नॉर्मल ट्रेंड पे। किस पे, नॉर्मल ट्रेंड पे। और नीचे वाले पे नॉर्मल ट्रेंड डोमिनेट कर रहा है किस पे, नॉर्मल ट्रेंड डोमिनेट कर रहा है किस पे, हाफ फील्ड वाले पे। क्लियर पॉइंट। ऐसे ही वहां पे कौन से, अल्कलाइन अर्थ वाले मेटल के केस में, अल्कलाइन अर्थ मेटल वाले में, हाँ यहां पे देखो बोरोन एल्यूमिनियम, बताओ पीरियड पे जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, बोरोन की एनएस एनर्जी बेरिलियम से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, ये क्या है, फुलफिल्ड है। क्या है बच्चों, फुलफिल्ड है। क्लियर है, तो बताओ ये भी वही 3-2 वाला ऑर्डर, क्या 3-2 वाला, यहां पे नॉर्मल ट्रेंड और यहां पे हाफ फील्ड वाला ट्रेंड। कौन सा वाला, यहां पे हाफ फील्ड वाला ट्रेंड। तो कैसे याद रखोगे, 3,2 3,2 3 पे कौन सा वाला, 3 पे कौन सा वाला, 3 पे चलेगा हाफ फील्ड वाला, और 2 पे क्या चलेगा, 2 पे चलेगा आपका नॉर्मल ट्रेंड। क्लियर है, चलो यहां पे देखो, यहां के लिए ट्रिक है, 2 सिंपल एस बनाओ, एक उल्टा एस बनाओ, 2 सिंपल एस बनाओ। समझा रहा हूं क्या है, 2 सिंपल एस, एक उल्टा एस, 2 सिंपल एस। देखो क्या बोल रहा हूं, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में किसकी एनएस एनर्जी ज्यादा होगी, सिलिकॉन की पीरियड पे जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है। क्लियर है, ये एरो क्या बता रहा है, टूवर्ड्स इंक्रीजिंग आयनस एनर्जी, इस एरो की डायरेक्शन मूव करोगे तो आयनस एनर्जी बढ़ती चले जाएगी। सिलिकॉन और बोरोन में नंबर ऑफ शेल क्या है, कम है, बोरोन में नंबर ऑफ शेल क्या है, कम है। ठीक है, ये पीरियड वाला कंसेप्ट एक ही पीरियड में लगता है ना, ये मत बोलना बोरोन इधर से इधर देखो सर, राइट से लेफ्ट जा रहा हो, ऐसा नहीं। ठीक है, वहां पे नंबर ऑफ शेल कम है। अच्छा, बोरोन और कार्बन में, कार्बन की, क्योंकि बताओ पीरियड पे जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, एनएस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। बताओ यहां पे भी वही होगा। सिलिकॉन से फास्फोरस की एनएस एनर्जी ज्यादा, फास्फोरस की क्यों ज्यादा, पीरियड पे जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है। फास्फोरस से ज्यादा एनएस एनर्जी कार्बन की, नंबर ऑफ शेल क्या है, कम। कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की ज्यादा, पीरियड पे जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है। लेकिन अब हाफ फील्ड का लोचा आ गया ना, अब मैं बना देता हूं उल्टा एस।
सल्फर से ज्यादा फास्फोरस की, पीरियड पे जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ठीक है, लेकिन ये हाफ फिल्ड है और हाफ फिल्ड है, तो बताओ सल्फर से ज्यादा आयनाइज एनर्जी फास्फोरस की, फास्फोरस से ज्यादा, लेकिन अब यहां पे हाफ फिल्ड वाला कंसेप्ट मत चला देना, यहां पे नंबर ऑफ शेल वाला ही चलेगा। फास्फोरस से ज्यादा आयनाइज एनर्जी ऑक्सीजन की और ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन की, क्योंकि हाफ फिल्ड कंसेप्ट, क्या हाफ फिल्ड, क्लियर। फिर सिंपल एस चला देना, सिंपल एस चला देना। सल्फर से ज्यादा क्या, क्लोरीन की, जेड इफेक्टिव बढ़ता है पीरियड में। क्लोरीन से ज्यादा आयनाइज एनर्जी ऑक्सीजन की, नंबर ऑफ शेल कम है। फ्लोरीन से ज्यादा, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन की आयनाइज एनर्जी, पीरियड पे जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है। क्लोरीन से ज्यादा आर्गन की, पीरियड पे जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है। आर्गन से ज्यादा आयनाइज एनर्जी फ्लोरीन की, नंबर ऑफ शेल कम है। फ्लोरीन से ज्यादा किसकी, नियॉन की, रीजन क्या है, पीरियड पे जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है। क्लियर है, याद हो जाएगा। चल अगला केस देखो। हाँ, अब पीरियड पे जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, आयनाइज एनर्जी क्या होना चाहिए बच्चों, बढ़नी चाहिए, लेकिन ये है फुलफिल्ड, ये क्या है फुलफिल्ड, और ये क्या है हाफ फिल्ड। तो बस एक एक स्टेप जंप करवा दो। बोरोन की आयनाइज एनर्जी बेरिलियम से ज्यादा होना चाहिए थी, लेकिन बेरिलियम की ज्यादा होती है बोरोन से। ऑक्सीजन की ज्यादा होना चाहिए थी नाइट्रोजन से, लेकिन हाफ फिल्ड है, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। क्या ऑर्डर जाएगा बताओ, लिथियम, बोरोन, देन बेरिलियम, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन, देन नियॉन, ये ऑर्डर जाएगा। सेम केस देखो इसमें भी आ जाएगा, सोडियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के पीछे मैग्नीशियम आ जाएगा, मैग्नीशियम के बाद बताओ कौन आ जाएगा, सिलिकॉन, देन सल्फर, देन फास्फोरस, देन क्लोरीन, देन आर्गन। क्लियर है, इसको यहां भेजा, एल्यूमिनियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद सल्फर, सल्फर के बाद फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन। क्लियर है, सारे ट्रेंड्स क्लियर, क्या बोलो क्लियर है फंडा। तो ये हो गई हमारी सारी ट्रिक, कंसेप्ट, सब कुछ मिला के। अब आयनाइज एनर्जी में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, होपफुली नहीं आनी चाहिए। क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टाटा बाय बाय।